प्यारे दर्शकों, बीजे के इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर प्रस्तुत हुई हूँ एक नई जानकारी और एक नई कहानी को लेकर के। ये कहानी चांद और चकोर की कहानी है। आप सभी ने तो चांद और चकोर के बारे में सुना ही होगा। लोग प्रेम करते हैं तो चांद और चकोर की मिसालें दिया करते हैं। वो प्रेम चाहे एक पति पत्नी का हो या एक लड़का लड़की का हो, चांद और चकोर की मिसालें हमेशा ही दी जाती रही हैं। तो आज मैं कहानी उसी चांद और चकोर के बारे में कहने वाली हूँ। प्यारे दर्शकों, चांद और चकोर की कहानी सुनने वालों के ऊपर कभी भी भूत पिशाच का साया नहीं पड़ता है और ना ही उसे कोई खतरा महसूस होता है उनसे। अगर ये कहानी वो खुद सुने और अपने परिवार को भी सुनाए तो उसके परिवार से भी भूत पिशाच का साया हट जाता है। उत्तराखंड में इस कहानी को बड़ा ही मान्यता प्राप्त है। वहाँ पर जब भी लड़का लड़की की शादी होती है तो इसी कहानी की कस्में दी जाती हैं और उनका प्यार और संबंध परिवान चढ़ता है। प्यारे दर्शकों, उत्तराखंड की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को नहीं पता है। उत्तराखंड के लोगों में पति पत्नी में कभी भी कोई झगड़ा नहीं होता है। ये इसी कहानी का प्रभाव होता है कि वहाँ के पति पत्नी के लोगों में कभी कोई झगड़ा नहीं होता है और उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो प्यारे दर्शकों, शुरू करते हैं आज की एक कहानी। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल समय में सूरज नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके घर में एक पुत्री जन्म लेती है। वो अपनी पुत्री का नाम चांद रख देता है। लेकिन जब भी सूरज चांद के सामने आता, अपनी पुत्री के सामने आता, तो उसके मन में एक बेचैनी सी उत्पन्न होती थी। प्यारे दर्शकों, चांद के जन्म के समय ज्योतिषाचार्य ने ये बताया था कि तुम दोनों पिता पुत्री एक साथ नहीं रह सकते, तुम दोनों को अलग रहना होगा। लेकिन सूरज कहता है कि ये मेरी पुत्री है, इसको मैं हमेशा मेरे पास ही रखूंगा। लेकिन भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी होती है। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य ने ये भविष्यवाणी की थी कि चांद और सूरज एक साथ नहीं रह सकते। जब चांद निकलेगा तो सूरज को छिपना ही पड़ेगा और जब सूरज निकलेगा तो चांद को छिपना ही पड़ेगा। इसी तरह उन दोनों पिता पुत्री को भी एक साथ नहीं रहना था। ज्योतिषाचार्य ने बताया था कि तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हो। चांद का पिता सूर्य जैसे ही चांद के पास आता, उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तो सूरज ने अपनी पुत्री चांद को अपने से बहुत दूर एक पहाड़ी पर भेज दिया था। उस पहाड़ी का नाम चांदकोट था। तो सूरज अपनी पुत्री का रहने का व्यवस्था उस चांदकोट की पहाड़ी पर करता है। चांदकोट की पहाड़ी पर उसके साथ दो भैंसें रहा करती थी। सूरज की पुत्री चांद उन भैंसों को चराया करती थी और चांदकोट पर ही रहा करती थी। अब वो चांदकोट की पहाड़ी पर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी। प्यारे दर्शकों, चांद बहुत ज्यादा सुंदर थी। प्यारे दर्शकों, 36 कोटि देवी देवता भी चांद की खूबसूरती की तारीफ किया करते थे और वो किसी तरह से चांद को पाना चाहते थे। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। चांद का पिता सूर्य चांद की शादी बादल नाम के लड़के से तय करते हैं। वो बादल नाम के लड़के को अपना जबान दिए रहते हैं कि मैं अपनी पुत्री चांद की शादी तुमसे ही करूंगा। लेकिन इस बारे में उन्होंने चांद को बताया भी नहीं था। प्यारे दर्शकों, चांद को वो बादल नाम का व्यक्ति पसंद नहीं था। प्यारे दर्शकों, चांद अब जिस तरह से बड़ी होती जा रही थी, उसकी सुंदरता और भी निखरती जा रही थी। लेकिन चांद के साथ एक दिक्कत थी कि वो किसी भी मर्द को पसंद नहीं करती थी। वो किसी भी लड़कों को पसंद नहीं करती थी। वो उनसे नफरत किया करती थी क्योंकि बचपन से ही उसके पिता ने उसे अपने से दूर कर रखा था। इसीलिए वो लड़कों को, मर्दों को पसंद नहीं किया करती थी। इसी तरह से समय बीतता जा रहा था। एक बार चांद के पिता के घर एक गरीब युवक आता है और वो चांद के पिता सूरज से बोलता है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे कोई काम दे दीजिए, मेरे पास कोई काम धंधा करने के लिए नहीं है। वो युवक बोलता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं
3 दिन से खाना भी नहीं खाया हूँ। कृपया मुझे कोई काम दीजिए और मुझे भोजन करा दीजिए। तब चांद का पिता सूरज बोलते हैं कि मेरे यहाँ पर तो पर्याप्त नौकर हैं, लेकिन हाँ, एक पहाड़ी है चांदकोट, वहाँ पर मेरी पुत्री रहती है। तुम वहाँ पर जाकर उसकी सेवा कर सकते हो। वो जो बोलेगी वो तुम कर सकते हो। ऐसा बोलकर चांद के पिता ने उस युवक को खाना खिलाया और उस चांदकोट पहाड़ी पर भेज दिया। प्यारे दर्शकों, भोजन करने के बाद वो युवक चांदकोट की पहाड़ी की तरफ चला जाता है और जैसे ही वो चांदकोट की पहाड़ी पर चढ़ने लगता है तो चांद ये देखती है कि कोई मर्द, कोई युवक उसकी पहाड़ी की ओर आ रहा है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो अपने दोनों भैंसों को ये आदेश देती है कि उस युवक को यहाँ से भगा दे। वो इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए, चाहे तुम्हें जो भी करना पड़े। उसे यहाँ से भगाओ या उसे मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद की आज्ञा पाने के बाद दोनों भैंसें वहाँ से चल पड़ती हैं और उस युवक को रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। वो युवक और दोनों भैंसों के बीच काफी देर तक संग्राम होता है और अंत में उस युवक ने उस दोनों भैंसों को अपने काबू में कर लिया। भैंस के मोटे मोटे सींगों को पकड़कर वो उन्हें जैसे ही अपने काबू में करता है तो उसके बाद वो उस पहाड़ी पर चढ़ जाता है। युवक जैसे ही उस पहाड़ी पर चढ़ता है तो चांद उसे देखती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? मैं हर मर्द से नफरत करती हूँ। मेरी पहाड़ी पर किसी मर्द का कोई काम नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। आज तक किसी ने मेरी पहाड़ी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। तुम पहले ऐसे मर्द हो जो मेरी पहाड़ी पर चढ़ पाए हो और मुझसे आकर बातें कर रहे हो। चांद की इतनी बातें सुनने के बाद वो युवक बोलता है कि मैं एक गरीब युवक हूँ। मुझे आपके पिता सूरज ने यहाँ पर भेजा है। मैं आपके पिता सूरज की आज्ञा पाकर इस पहाड़ी पर आया हूँ। आपके पिताश्री का आदेश है कि आप मुझे यहाँ पर रखें और मुझे कुछ काम दे और उसके बदले मुझे केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए। उसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्यारे दर्शकों, चांद अपने पिता सूरज की आज्ञा समझकर उस युवक को वहां रहने की अनुमति दे देती है, लेकिन उसके सामने वो कुछ शर्त रखती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ रहोगे, लेकिन तुम मुझे कभी नजर नहीं आओगे। मेरे सामने कभी मत आना। मुझसे हमेशा दूर ही रहोगे। प्यारे दर्शकों, वो युवक चांद की शर्त को मान जाता है और वहाँ पर वो काम पर लग जाता है। वो चांद के निवास स्थान से बहुत दूर एक कुटिया में रहा करता था और वहीं से उसे जो आज्ञा मिलती उसको पूरा किया करता था। इसी तरह से बहुत दिन, बहुत महीने बीत गए। अब चांद उस युवक को दूर से ही निहारा करती थी और वो युवक कभी भी चांद के सामने नहीं आया करता था, इसीलिए चांद उसे दूर से निहारा करती थी। धीरे धीरे चांद को वो युवक अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो युवक बड़ा ही मनोहर और गठीला बदन वाला था। वो बहुत ही मनमोहक था। तो धीरे धीरे उसने चांद का भी मन मोह लिया था। वो युवक जब भी वस्त्र उतारकर स्नान ध्यान करता तो वो चांद उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराती और उसे प्रेम करने लगी थी। उधर वो युवक भी चांद को छुप छुप कर निहारा करता और वो भी चांद से प्रेम करने लगा था। लेकिन वो गरीब युवक की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चांद के सामने आकर अपने प्रेम का इजहार कर सके, इसलिए वो मन ही मन चांद को याद करके मुस्कुराता रहता था। प्यारे दर्शकों, एक दिन वो गरीब युवक जैसे ही पनघट पर स्नान करने के लिए जाता है तो चांद उसे चुपके से देख रही होती है और ये बात उस गरीब युवक को आभास हो जाता है कि चांद उसे छुपकर देख रही है। लेकिन वो गरीब युवक चांद को कुछ नहीं कहता है। अब वो इस पर गौर करने लगा था और वो पाता है कि चांद उसे छुप छुप कर देखते रहती है। इसी तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं और उस युवक को पक्का यकीन हो चला था कि चांद भी उससे
प्रेम करती है। और कुछ दिनों बाद में एक बार फिर से वो गरीब युवक जैसे ही पनघट पर स्नान करने के लिए जाता है तो चांद चुपके से आती है और उसे निहारने लगती है छुप करके। तभी वो युवक चांद को आवाज देता है और चांद के सामने जाकर कहता है कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप मुझे निहारती हैं, आप मुझे देखते रहती हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जब आपने मुझे अलग रहने के लिए कहा तो मैं अलग रह रहा हूँ, आपके सामने आता भी नहीं था, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आप छुप छुप कर मुझे निहारते रहती हैं, आखिर ऐसा क्यों करती हैं? तब चांद कहती है, तुमसे मिलने से पहले मैं मर्दों से नफरत किया करती थी, लेकिन जब से तुम इस पहाड़ी पर आए हो और रहने लगे हो तो धीरे धीरे मुझे तुमसे प्रेम होने लगा और मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, अपूर्ण हूँ। मेरा जीवन तुमसे ही संपूर्ण होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और इतना कहकर वो चांद उस गरीब युवक के गले से लिपट जाती है और रोने लगती है और कहती है कि यदि तुम मुझे अपना लो तो मेरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा, मैं संपूर्ण हो जाऊंगी, मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। इतना कहकर चांद फूट फूट कर रोने लगती है। तब गरीब युवक भी चांद को सीने से लगा लेता है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे और उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई और हंसी खुशी से रहने लगे। और उधर चांद का पिता सूरज चांद के लिए बादल नाम के व्यक्ति से शादी का दिन तय कर लेता है और ये खबर चांद तक जब पहुंचता है तो चांद इस बात को सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और चांद अपने पिता को एक संदेश लिखती है कि मैं इस बादल नाम के युवक को पसंद नहीं करती हूँ और मैं इससे कभी भी विवाह नहीं करूंगी। मैं मृत्यु को प्राप्त कर सकती हूँ लेकिन इस बादल नाम के युवक से कभी विवाह नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। और चांद यह भी बताती है कि वो उस गरीब युवक से प्रेम करती है। चांद का पिता सूरज जब अपनी पुत्री के इस संदेश को पढ़ता है तो वो सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मेरी पुत्री मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है, समाज में मेरी नाक कटवा के रहेगी। क्या समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं है? उसे मेरी मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है, भरी समाज में वो मुझे बदनाम कर रही है। यही सोचकर चांद का पिता सूरज अपने सैनिकों को यह आज्ञा देता है कि उसे बंदी बनाकर यहाँ पर ले आओ। उनमें से एक सैनिक चांदकोट पहाड़ी पर जाता है और चांद को सारी बातें बताता है कि राजा आपको गिरफ्तार करके महल में बुलाए हैं। तब चांद बोलती है कि ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा, मेरे प्रेम का दुश्मन ही मेरे पिताश्री बने हुए हैं। मैं अपने प्राण इस पहाड़ी पर ही दे दूंगी, लेकिन मैं बादल नाम के युवक से शादी नहीं करूंगी। और वो चांदकोट के पहाड़ी के एक पेड़ पर ही फांसी का फंदा लटकाती है और उस फंदे में लटक जाती है। और उधर चांद के पिता के सैनिक जब चांद को गिरफ्तार करने के लिए उसे लेने आते हैं तो वो उस पहाड़ी पर किसी को नहीं पाते हैं। वो उस पहाड़ी पर पूरा खोजते हैं पर उसे वो चांद नजर नहीं आती हैं। वो उस युवक के पास भी जाते हैं तो वो उस युवक को अकेला ही पाते हैं और उस युवक से पूछते हैं कि चांद कहाँ है। तो वो युवक बोलता है कि चांद अपने महल में ही होंगी, वो अपने महल में ही रहा करती हैं, वहां से बाहर वो नहीं निकलती हैं। आप अच्छी तरह से ढूंढिए, चांद महल के अंदर ही मिलेंगी। गरीब युवक की बात सुनने के बाद सैनिक चांद के महल को पूरी तरीके से देखते हैं पर वो वहां भी नहीं मिली। फिर सैनिक पूरी चांदकोट पहाड़ी को छान मारते हैं तो भी एक सैनिक की नजर पेड़ पर लटके एक लड़की के ऊपर पड़ती है। तब उसे वो उतारते हैं तो पाते हैं कि ये तो चांद है और वो गरीब युवक भी उन सैनिकों के साथ
चांद को उस मृतक अवस्था में पाता है तो वो चांद के शरीर से लिपटकर रोने लगता है। वो बहुत जोर जोर से रोते रहता है और उसे छोड़ता ही नहीं है। तब राजा सूरज के सैनिक उसे जबरदस्ती उससे छुड़ाते हैं और उसके बाद सैनिक चांद के शरीर को उस पहाड़ी के नजदीक स्थित नदी के किनारे ले जाते हैं और वहां पर चिता बनाकर उसे जलाने लगते हैं। तब वो गरीब युवक भी उस चिता में कूदकर अपनी जान चांद के साथ ही दे देता है, क्योंकि उन लोगों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी। और उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद वो गरीब युवक एक चकोर पंछी का रूप धारण कर लेता है और आज भी वो चकोर पंछी रात में अपनी चांद की खोज करते रहता है, उसे खोजते रहता है। पूर्णिमा के दिन वो तो और भी व्याकुल होकर चांद को खोजते रहता है कि कब मेरी चांद मेरे पास आए और मुझे मिल जाए। यही थी एक प्यारी सी कहानी। प्यारे दर्शकों, उत्तराखंड में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। लोग वहां पर विवाह के अवसर पर मंत्रों के साथ साथ इस कहानी को भी सुना करते हैं और तभी उनका विवाह संपन्न माना जाता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।